आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। कार्ल हेनरिक मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स का पूरा नाम है, कार्ल हेनरिक मार्क्स। हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखें, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान नेता, साम्यवाद के जनक और शिक्षक कार्ल मार्क्स का जन्म पश्चिमी जर्मनी के राइन प्रांत में एक यहूदी परिवार में 5 मई सन 1818 को हुआ था। तो यहाँ देखें कि कार्ल मार्क्स अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान नेता माने जाते हैं, साम्यवाद के जनक माने जाते हैं और एक महान शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के राइन प्रांत, जो पश्चिमी जर्मनी के राइन प्रांत में एक यहूदी परिवार में 5 मई सन 1818 को हुआ था। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर उस समय की अनेक सामाजिक घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। तो यहाँ देखें, कार्ल मार्क्स जिस दौर में पैदा हुए थे पश्चिमी जर्मनी में, उस दौर का प्रभाव, या यूँ कह लें कि कोई भी विचारक या किसी भी व्यक्ति की जो विचारधारा होती है, जो मनोभाव होते हैं, वो उसकी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो कार्ल मार्क्स भी उससे अछूते नहीं थे। उस समय यूरोप में पूंजीवाद का विकास हो चुका था और सर्वहारा का भी उदय पूंजीवाद के शोषण के खिलाफ हो चुका था। कार्ल मार्क्स जिस दौर में पैदा हुए, शिक्षित हुए, उस दौर में पूंजीवाद का विकास हो चुका था और पूंजीवाद के शोषण के विरुद्ध जो है सर्वहारा वर्ग का भी उदय हो चला था। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो देखें, आप एक ऐसे राजनीतिज्ञ, आर्थिक तथा सामाजिक विचारक थे जो गरीबों, श्रमिकों और शोषित वर्गों के एक बौद्धिक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। अब जो कार्ल मार्क्स हैं वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक विचारक के रूप में जो है गरीबों, श्रमिकों और शोषित वर्गों के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं लोगों के संबंध में इन्होंने आजीवन जो है अपने कार्यों को अंजाम दिया। मानवोपरि मानसिक परिश्रम तथा जीवन साथी के निधन हो जाने से मार्क्स असमय दुर्बल हो गए। इसी बीच उन्हें एक और आघात लगा जब सन 1883 में उनकी पुत्री जेनी का निधन हुआ और ये इन गरीब, श्रमिकों और शोषित वर्गों के लिए निरंतर जीवन भर काम करते रहे और मानवोपरि मानसिक परिश्रम करने की वजह से और जीवन साथी के निधन से ये अंदर से टूट चुके थे। इसी बीच इनके साथ एक घटना और होती है जब इनकी बेटी जेनी की मृत्यु होती है सन 1883 में। इसके बाद ही 14 मार्च सन 1883 को कार्ल मार्क्स की भी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ हम देख लें थोड़ी सी इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी रही हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिख रखी हैं। तो यहाँ देखें, द होली फैमिली, ये पुस्तक आती है 1845 में। द होली फैमिली नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है और ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। अगली किताब देखें आप, द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी 1845 में लिखी गई थी। फिर उसके बाद आते हैं द माइजरी ऑफ फिलॉसफी, यह है 1847 में पुस्तक आती है। फिर देखिए आप, एक महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में लिखी गई। फिर आता है एक पुस्तक जो महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1850। फिर उसके बाद देखिए आप, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859 में आती है। फिर उसके बाद देखिए आप, दास कैपिटल, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी 3 खंडों में प्रकाशित होती है और वो खंड आते हैं 1867। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद 1885 और 1894 में। फिर आप देखें एक और पुस्तक, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये आता है 1875 में। तो ये कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जो कार्ल मार्क्स के द्वारा रची गई हैं। अब आए देखें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को थोड़ा सा हम समझ के चलते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो यहाँ देखें, कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मावाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित किया है।
यहाँ पर जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं, तो हीगल का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को रखा है। इसका मतलब यह है कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद की आधारशिला है। हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा के विकार के रूप में उत्पन्न है। अब हीगल का ये मानना है जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो भौतिक वस्तुएं जो है प्रकृति आदि आत्मा के विकार से उत्पन्न होती हैं, पर कार्ल मार्क्स के मतानुसार जिसे हम आत्मा मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं वो भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु हैं। अब ये जो है दोनों के विचारों में डिफरेंस है। ये कहते हैं कि जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी प्रकृतियाँ, वो आत्मा का विकार है, और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो है आत्मा मन या मस्तिष्क क्या है, तो वो भौतिक शरीर से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मार्क्स का दर्शन हीगल के दर्शन के विपरीत है। तो यहाँ देखें, जो मार्क्स या कार्ल मार्क्स का दर्शन है, द्वंद्ववाद है, वो हीगल के द्वंद्ववाद के विपरीत है। हीगल ने जहाँ प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए विचारों के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया है तथा विचारों के विकास को द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर स्पष्ट किया है, अर्थात हीगल के द्वंद्ववाद में विचार एवं विवेक का प्रमुख स्थान है। अब यहाँ देखें तो जो हीगल ने क्या किया है कि प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए विचारों के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया है। इनके सिद्धांत में विचार प्रमुख हैं और विचारों के विकास को ही द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो हीगल का द्वंद्ववाद है उसमें विचार और विवेक जो है वो प्रमुख है। आगे आए देखें तो हीगल के शब्दों में देखें तो इतिहास तर्क से लेकर स्वयं अपनी चेतना की ओर होने वाला विकास है। हीगल ये कहते हैं कि इतिहास तर्क से लेकर स्वयं अपनी चेतना की ओर होने वाला विकास है। वहीं कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद में पदार्थ का प्रमुख स्थान है। वहीं अगर देखें कार्ल मार्क्स की हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में पदार्थ को प्रमुख स्थान दिया गया है, अर्थात मार्क्स ने विचार और विवेक के स्थान पर पदार्थ को महत्व दिया है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, विचार और विवेक के स्थान पर इन्होंने पदार्थ को महत्व दिया है। अतः मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने से पहले हीगल के द्वंद्ववाद को समझना आवश्यक है। चूँकि हीगल का द्वंद्ववाद महत्वपूर्ण है मार्क्स के लिए भी, क्योंकि मार्क्स के द्वंद्ववाद का आधार है, तो बिना हीगल के द्वंद्ववाद को समझे हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद को नहीं समझ सकते। तो यहाँ थोड़ा सा देख लें द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या होता है। द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ देखें हीगल ने अंग्रेजी भाषा के डायलेक्टिक शब्द को यूनानी शब्द डायलेगो से ग्रहण किया है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद या तर्क वितर्क। अब यहाँ देखिए हीगल ने अंग्रेजी भाषा के डायलेक्टिक जो शब्द है वो यूनानी शब्द डायलेगो से ग्रहण किया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है वाद विवाद करना या तर्क वितर्क करना। वास्तव में हीगल को अपने सिद्धांत के लिए एक उपयुक्त शब्द की तलाश थी। अध्ययन के द्वारा हीगल ने पाया कि ईसा से पहले यूनान के राज दरबार में किसी घटना की वास्तविकता को जानने के लिए तर्क वितर्क या वाद विवाद की सहायता ली जाती थी। तर्क वितर्क की इसी प्रक्रिया को डायलेगो कहा जाता था। हीगल ने यह शब्द यहीं से ग्रहण किया है। जब हीगल अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत को दे रहे थे तो अपने सिद्धांत के लिए उपयुक्त शब्द की तलाश कर रहे थे, तो वो अपने अध्ययन के दौरान ये पाते हैं कि ईसा के पहले यूनान के जो राज दरबार थे उनमें किसी घटना की सत्यता वास्तविकता को जानने के लिए तर्क वितर्क या वाद विवाद की सहायता ली जाती थी। लोग घटना के पक्ष में तर्क वितर्क करते थे और उसी के आधार पे उसकी सत्यता की जांच की जाती थी, उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, जिसको वहाँ इस डायलोगो नाम से जाना जाता था। उसे वहीं से हीगल ने इस शब्द को प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं, हम देखें तो यहाँ हीगल का द्वंद्ववाद हम समझ लेते हैं। हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत पूर्ण रूप से आदर्शवादी है। हीगल से पहले अनेक विद्वानों का मत था कि विभिन्न जड़ पदार्थों में होने वाला परिवर्तन कुछ बाह्य दशाओं के परिणाम स्वरूप होता है। इसके विपरीत हीगल ने द्वंद्व के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि विश्व की सभी जड़ और चेतन पदार्थ में सदैव कुछ अंतर्विरोध पाया जाता है। अब यहाँ पे देखें कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो पूर्ण रूप से आदर्शवादी है। हीगल से पहले बहुत सारे विचारक ऐसे थे जिनका यह मानना था कि जो विभिन्न जड़ पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो बाह्य कारणों से होता है। इसका मतलब है कि बाहरी कारणों से होता है, या यूँ कह लें कि जड़ पदार्थों में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो बाह्य कारकों के प्रभाव की वजह से दिखाई देता है। लेकिन हीगल ने इसके विपरीत
अपने द्वंद्व को स्पष्ट किया और कहा कि जड़ और चेतन पदार्थों में कुछ अंतर्विरोध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के आंतरिक संरचना का निर्माण जिन अंगों से होता है उनके बीच हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। इसी के फलस्वरूप उस वस्तु के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन होता है। लेकिन हेगल ये मानते हैं कि भाई किसी वस्तु की आंतरिक संरचना का निर्माण जिन अंगों से होता है, कोई भी वस्तु जिन तत्वों से या जिन अंगों से मिलकर बनी होती है उन्हीं तत्वों में ही आपस में द्वंद्व चलता रहता है। इसी के फलस्वरूप उस वस्तु के बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखें, हेगल के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया ही वास्तविक जगत का निर्माण है। सोचने या चिंतन करने की प्रक्रिया ही क्या है? वास्तविक जगत का निर्माण है। अर्थात विचार ही वास्तविक जगत का निर्माता है। अर्थात ये कहते हैं कि जो विचार को इन्होंने महत्वपूर्ण माना और ये कहते हैं कि विचार ही क्या करता है? वास्तविक जगत का निर्माण करता है। ये स्लोगन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार हेगल का मानना है कि पदार्थ की तुलना में विचार अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व की समस्त घटनाओं के विकास की एक निश्चित प्रक्रिया है और यह विकास की प्रक्रिया कुछ तार्किक नियमों से प्रभावित होती हैं। अब यहाँ देखें, हेगल कहते हैं कि पदार्थ की तुलना में विचार अधिक महत्वपूर्ण है और विश्व की जो समस्त घटनाएं हैं, विश्व में या दुनिया में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे विकास की एक निश्चित प्रक्रिया चलती है और विकास की एक जो प्रक्रिया चलती है वो किसी तार्किक नियम से चलती है। वो एक तार्किक नियम, या यूँ कह लें कि जो भी विकास की प्रक्रियाएं, घटनाओं के विकास की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो किसी निश्चित तार्किक नियमों के आधार पर चलती हैं। तो ये कहते हैं कि विचारों में होने वाला परिवर्तन ही वो तार्किक नियम है जिसकी सहायता से मानव समाज में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है। ये कहते हैं कि जिन तार्किक नियमों के आधार पर घटनाओं का विकास होता है या घटनाएं संचालित होती हैं, वह तार्किक नियम हमारे विचारों में होने वाला परिवर्तन है जिसकी सहायता से मानव समाज में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें तो देखें, तो हेगल ने अपने द्वंद्ववाद को समझाने के लिए फिक्टे की प्रणाली, फिक्टे आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछता परीक्षा में, फिक्टे की प्रणाली को ग्रहण कर उसके निम्न तार्किक नियमों का उल्लेख किया है। अब यहाँ देखें तो हेगल का जो द्वंद्ववाद है जिसमें वो अपने वाद प्रतिवाद और समन्वय का उल्लेख करते हैं, तो वाद प्रतिवाद और समन्वय उन्होंने फिक्टे से ग्रहण किया है। तो वो नियम ये बताने का प्रयास करते हैं, तो वो नियम है वाद प्रतिवाद और समन्वय, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को हम समझ लेते हैं आगे चल के, तीनों धारणाओं को। तो यहाँ पे देखें, उक्त तार्किक नियमों के आधार पर हेगल ने अपने द्वंद्ववाद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक घटना अथवा वस्तु का आरंभ विशेष प्रकार के विचार से होता है जिसे हम वाद कहते हैं। अब इन्हीं तार्किक नियमों के आधार पर हेगल अपने द्वंद्ववाद को समझाते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक घटना अथवा वस्तु का आरंभ एक विशेष प्रकार के विचार से होता है और जो प्रारंभ में विचार आता है उसको हम क्या कहते हैं? वाद कहते हैं। इस विचार या वाद में कुछ कमियां होने के कारण अनेक विरोधी विचार जन्म लेने लगते हैं। ये कहते हैं कि जब वाद आता है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, कमियां रहती हैं, उन कमियों की वजह से विरोधी विचार उत्पन्न होते हैं और यही विरोधी विचार क्या कहलाते हैं? प्रतिवाद कहलाते हैं। जब वाद और प्रतिवाद के रूप में विचारों में द्वंद्व आरंभ हो जाता है तो इसके समाधान के रूप में एक नई दशा उत्पन्न होती है जिसे हम समन्वय की दशा कहते हैं। अब ये कहते हैं कि वाद उत्पन्न होता है, वाद में कुछ कमियां होती हैं, जिसके विपरीत प्रतिवाद उत्पन्न होता है और अब दोनों के बीच द्वंद्व आरंभ होता है और फिर दोनों के बीच समाधान होकर एक नई दशा उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं समन्वय। इस समन्वय में वाद और प्रतिवाद दोनों की विशेषताओं का समावेश होता है, में नहीं रहेगा, दोनों की विशेषताओं का समावेश होता है जो वाद और प्रतिवाद से हमेशा उत्तम होता है। ये जो समन्वय निकल के आता है इसमें जो है वाद और प्रतिवाद दोनों की विशेषताएं निहित होती हैं, दोनों की अच्छी विशेषताएं निहित होती हैं और हमेशा जो वाद और प्रतिवाद के बाद जो स्थिति समन्वय की आती है वो हमेशा वो उन्नत प्रकृति की होती है क्योंकि दोनों की अच्छाइयों, वाद और प्रतिवाद की अच्छाइयों को लेकर इसको बनाया जाता है। चलिए, किंतु समन्वय की यह दशा अस्थायी नहीं होती। इसका कारण यह है कि कुछ समय बाद समन्वय की दशा वाद का रूप ले लेती है और पुनः प्रतिवाद होने लगता है। इस नए वाद और प्रतिवाद के बीच पुनः द्वंद्व होने से समन्वय की एक नई दशा पुनः उत्पन्न होती है। यह नया समन्वय अपने से पहले वाले समन्वय से उन्नत प्रकृति का होता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है या समाज में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। अब ये कहते हैं कि जो समन्वय की स्थिति जो आती है वो अस्थायी नहीं होती। इसका कारण यह है कि जो समन्वय की दशा है वो कुछ समय बाद फिर से
वाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, पुनः प्रतिवाद होने लगता है और वाद और प्रतिवाद, इस नए वाद और प्रतिवाद के बीच पुनः द्वंद्व होने लगता है, जिससे फिर से एक नई व्यवस्था, एक नया सामान्यकरण जो है निकलकर सामने आता है। यह नया सामान्यकरण क्या होता है? अपने से पहले वाला जो समन्वय था उससे कहीं उन्नत प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसका मतलब कि समाज में निरंतर परिवर्तन इस प्रकार से होता चला जाता है, कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं होती। अब यहाँ देखें, हेगल के अनुसार मानव इतिहास केवल कुछ घटनाओं का वर्णन नहीं है, वरन प्रगति की प्रवृत्ति की कहानी है। ये कहते हैं कि जो मानव का इतिहास है वो कुछ घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये प्रगति की प्रवृत्ति या विकास के प्रवृत्ति की कहानी है। उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सभ्यता का प्रत्येक चरण वाद प्रतिवाद के द्वंद्व से बनने वाले समन्वय की एक नई दशा होती है। इस प्रकार विचारों में होने वाली द्वंद्वात्मकता के आधार पर ही सामाजिक विकास को समझा जा सकता है। अब ये कहते हैं कि ये जो उपरोक्त अध्ययन है, इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि सभ्यता का जो प्रत्येक चरण है वो वाद प्रतिवाद के द्वंद्व से उत्पन्न होने वाले समन्वय की नई दशाएं होती हैं। इस प्रकार विचारों में होने वाले द्वंद्वात्मकता के आधार पर ही सामाजिक विकास को हम समझ सकते हैं। इसका हेगल का मानना है कि भाई विचारों में जो द्वंद्व है, विचार आता है वाद के रूप में, फिर उसके प्रतिवाद में विचार आता है और दोनों वाद और प्रतिवाद के विचारों के बीच में समन्वय होता है। तो इस प्रकार से द्वंद्ववाद जो है वो सामाजिक परिवर्तन को या सामाजिक विकास को अग्रसर करता है। चलिए अब यहाँ देखिए, कार्ल मार्क्स को देख लें, इनका द्वंद्ववाद देख लें, क्योंकि हेगल के द्वंद्ववाद को समझे बगैर कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद को हम समझ नहीं सकते थे। इस वजह से हेगल के द्वंद्ववाद को आपको समझाया गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य रखिएगा। चलिए, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिज्म मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। तो यहाँ देखें, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का आधार भौतिकवादी है। आपने भौतिकवाद की चर्चा करते हुए मार्क्स और एंगल्स ने दार्शनिक फायरबाख के नाम का प्रायः उल्लेख किया है। यहाँ देखिए, कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है उसका आधार भौतिकवादी है, और अपने भौतिकवादी सिद्धांत की चर्चा करते हुए मार्क्स और उनके सहयोगी एंगल्स ने दार्शनिक फायरबाख के नाम का प्रायः उल्लेख किया है। फायरबाख को हेगल एवं कार्ल मार्क्स को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में जाना जाता है। यह भी कई बार पूछा जाता है आपसे कि हेगल और कार्ल मार्क्स को जोड़ने की कड़ी कौन सा है, तो वो फायरबाख है। तो फायरबाख की चर्चा बार बार कार्ल मार्क्स करते हैं अपने अध्ययन में। मार्क्स का द्वंद्ववाद हेगल एवं फायरबाख से प्रभावित है। जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद है न केवल हेगल से प्रभावित है बल्कि फायरबाख से भी प्रभावित है, परंतु मार्क्स का दर्शन हेगल के दर्शन का विपरीत रूप है। वस्तुतः हेगल आदर्शवादी थे, जबकि मार्क्स पदार्थवादी और भौतिकवादी है। तो यहाँ देखिए, मार्क्स का जो दर्शन है वो हेगल के दर्शन से एकदम विपरीत है, एकदम उलट है। वस्तुतः हेगल जो है वो आदर्शवादी थे, जबकि मार्क्स क्या है, पदार्थवादी या भौतिकवादी हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के पूर्ण चिंतन का केंद्र बिंदु है, और जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, वो कार्ल मार्क्स के चिंतन के केंद्र में है या केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। मार्क्स ने हेगल के द्वंद्ववाद को अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का आधार बनाया है। मार्क्स ने क्या किया, हेगल का जो द्वंद्ववाद है उसी को अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार बना लिया है, या यूँ कह लें कि नींव बना लिया है। आगे देखें, आपने अपने अमर ग्रंथ दास कैपिटल की भूमिका में लिखा है कि मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को सर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यदि आप रहस्यमय खोल में से तार्किक सारतत्व को ढूंढना चाहते हैं तो आपको हेगल के द्वंद्ववाद को बिल्कुल ही उलट देना चाहिए। अब कार्ल मार्क्स ने स्वयं अपनी पुस्तक दास कैपिटल की भूमिका में ही लिखा है कि मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को सर के बल खड़ा पाया, विचारों के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। मैंने उसे क्या किया, पदार्थ के बल खड़ा कर दिया। यदि आप ये कहते हैं कि यदि आप रहस्यमय खोल से तार्किक सारतत्व को ढूंढ लेना चाहते हैं तो आपको हेगल के द्वंद्ववाद को उल्टा करके देखना होगा या उलट देना होगा। इस कथन से स्पष्ट होता है कि जहाँ हेगल भौतिक जगत को विचारों का परिणाम मानते हैं, वहीं मार्क्स विचारों को भौतिक जगत का परिणाम मानते हैं। अब यहाँ देखें तो ये कथन स्पष्ट करता है कि भाई जहाँ हेगल भौतिक जगत को विचारों का परिणाम मान रहे थे, वहीं जो है मार्क्स क्या करते हैं कि विचारों को भौतिक जगत का परिणाम मानते हैं। अब यहाँ आप देखें तो थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो हेगल ये मानते हैं कि जो पदार्थ हैं वो विचारों की उत्पत्ति हैं, और मार्क्स ये मानते हैं कि जो विचार है वो भौतिक वस्तुओं की उपज है या भौतिक तत्वों की जो है वो उपज है।
तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे अगर कार्ल मार्क्स की हम बात करें तो ये कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर बने हैं। अगर वो तत्व केंद्रित ना हो तो जीव की संरचना नहीं होगी। अगर जीव की संरचना नहीं होगी तो विचार करने की क्षमता नहीं आएगी। और जब हम हीगल की बात करते हैं तो ठीक है, विचार तत्व इकट्ठे होते हैं, विचार तत्व इकट्ठे होते हैं, लेकिन हीगल ये कहते हैं कि ठीक है, विचारों के आधार पर ही हम ये जान पाते हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो मिलकर हमारे शरीर की संरचना करते हैं। तो ये ठीक विचारों को प्राथमिकता देते हैं और ये जो है पदार्थ को प्राथमिकता देते हैं कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखें, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि पदार्थ चेतना की पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, वरन चेतना स्वयं पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है। ये कहते हैं पदार्थ जो है वो चेतना से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि चेतना से स्वयं पदार्थ चेतना की उपज नहीं है। जो पदार्थ है वो चेतना की उपज नहीं है, बल्कि चेतना स्वयं क्या है, पदार्थों से उत्पन्न होने वाली सर्वश्रेष्ठ उपज है। चलिए आगे देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक शक्तियाँ या पदार्थ ही ऐसी वास्तविकता है जिनका मूर्त और वस्तुनिष्ठ रूप होता है। पदार्थ की जैसी प्रकृति होती है वैसे ही हमारी चेतना या विचार का निर्माण होता है। अब ये कहते हैं कि भौतिक शक्तियाँ पदार्थ ही वास्तविक होता है और उनका एक मूर्त रूप है, उनकी वस्तुनिष्ठता है। और ये कहते हैं कि पदार्थ की जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकार के विचार या उसी प्रकार का व्यवहार या विचार का निर्माण जो है होता है। इस प्रकार जगत में परस्पर विरोधी शक्तियों या द्वंद्व के प्रभाव को पदार्थ के आधार पर ही समझा जा सकता है। ये कहते हैं कि हमारे विचार, हमारे सोचने और हमारे समझने की क्षमता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः अगर हम समाज को समझना चाहते हैं तो बिना पदार्थ की शक्ति को समझे हम उसे नहीं समझ सकते। विचारों के आधार पर तो इसे कतई हम समझ नहीं सकते। अगर हम सामाजिक विकास को समझना चाहते हैं तो हम पदार्थ के आधार पर ही समझेंगे, ना कि विचारों के आधार पर। भौतिक पदार्थ का रूप एक जैसा नहीं रहता, बल्कि उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन भौतिक पदार्थों में विद्यमान अनेक आंतरिक विरोधों के कारण होता है। अब यहाँ देखिए, कहते हैं कि भौतिक पदार्थ स्थिर नहीं है, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। और यह परिवर्तन क्यों होता है, तो यहाँ हीगल की बात आ जाती है। दोनों सहमत हो जाते हैं कि भाई ये परिवर्तन जो होता है उस पदार्थ में विद्यमान अंतर विरोधों के कारण होता है। कहने का मतलब वह पदार्थ जिन तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों में ही द्वंद्व पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बाह्य स्वरूपों में अंतर दिखाई देता है। इस प्रकार इतिहास में पदार्थ की अंतिम प्रेरक शक्तियाँ हैं, ना कि विचार। तो ये मानते हैं कार्ल मार्क्स की जो इतिहास में जो प्रेरक शक्ति का काम करता है वो पदार्थ करते हैं, ना कि विचार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इतिहास की आधारभूत शक्तियाँ उत्पादन में परिवर्तनशील शक्तियाँ हैं। तो ये कहते हैं कि इतिहास में जो आधारभूत शक्ति है वो शक्ति क्या है, तो उत्पादन में परिवर्तनशील शक्तियाँ हैं। इतिहास के प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियाँ व्यक्तियों के विशेष प्रकार के आर्थिक संबंध में बांध देती हैं। तो ये कहते हैं इतिहास का प्रत्येक युग में जो उत्पादन शक्तियाँ होती हैं वह जो है व्यक्तियों के संबंधों को एक विशेष प्रकार के आर्थिक संबंधों में बांध देती हैं तथा इन आर्थिक संबंधों के अनुरूप राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। ये कहते हैं जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं वह उत्पादन की शक्तियाँ व्यक्तियों के व्यवहारों के आर्थिक संबंधों में बांध देती हैं और इन्हीं आर्थिक संबंधों के आधार पर समाज के राजनीतिक व्यवस्था का भी निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों का भी निर्माण हो पाता है। इस प्रकार राजनीतिक तथा सामाजिक संबंध आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न होते हैं तथा आर्थिक दशाओं को भी प्रभावित करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार राजनीतिक तथा सामाजिक संबंध आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो समाज में जो आर्थिक संबंध बनता है उत्पादन शक्तियों के कारण, उसी के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का निर्माण होता है। और राजनीतिक और सामाजिक संबंध क्या करते हैं कि आर्थिक दशाओं को भी प्रभावित करते रहते हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार हमारे भौतिक जगत में वाद प्रतिवाद एवं समन्वय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप नई दशाएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि अभी देखा, हीगल को हमने पढ़ा वाद प्रतिवाद और समन्वय को। तो यहाँ आप देखें कि ये कहते हैं कि भौतिक जगत में वाद प्रतिवाद और समन्वय की दशा निरंतर चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप नई दशाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति या पदार्थ में होने वाला द्वंद्वात्मकता के आधार पर ही सामाजिक विकास को समझा जा सकता है। वहाँ विचारों के द्वंद्वात्मकता के आधार पर सामाजिक विकास को हीगल ने समझा। यहाँ जो है कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि पदार्थ में होने वाले द्वंद्वात्मकता के आधार पर ही हम सामाजिक विकास को समझ सकते हैं।
इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल मान्यता यही है कि विश्व का आधार भौतिक पदार्थ ही हैं तथा परिवर्तन भौतिक पदार्थों में स्वाभाविक रूप से निहित एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है। अब ये जो द्वंद्ववाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसकी मूल मान्यता क्या है? तो विश्व का जो आधार है वो भौतिक पदार्थ है तथा परिवर्तन भौतिक पदार्थ, जो परिवर्तन होता है भौतिक पदार्थों में, वो उसके अंतर्गत निहित आंतरिक विरोधों के कारण ही संचालित होता है। इसमें वाद, प्रतिवाद और समन्वय 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। चलिए, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसे कुछ विशेषताओं के आधार पर हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। 4-5 विशेषताएं ले रखा गया है। यहाँ देखें, भौतिक पदार्थों का महत्व। तो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत हीगल के विचारों की अपेक्षा भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया का आधार भी भौतिक पदार्थ के अंतर्विरोध को ही बताता है। तो जो कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वह जो है भौतिक पदार्थों को अधिक महत्व देता है, भौतिक पदार्थों या वस्तुओं को अधिक महत्व देता है और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को भी भौतिक आधार या भौतिक पदार्थ के आधार या उन्हीं के अंतर्विरोध के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अगला देखें, भौतिक पदार्थों की आंगिक एकता। कार्ल मार्क्स का मानना है कि विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें प्रत्येक वस्तु या घटना एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है, अर्थात प्रकृति के जितने भी पदार्थ या वस्तु हैं उनमें आंगिक एकता पाई जाती है। अब कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि विश्व जो है क्या है, भौतिक जगत है और इसके प्रत्येक घटनाएं या वस्तुएं क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं। तो जितने भी प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सब में एक आंगिक एकता पाई जाती है क्योंकि वो अल्टरनेटिव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला देखें, प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या। यहाँ पे आप देखें, कार्ल मार्क्स ने जो क्या किया है, प्राकृतिक जगत का आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या किया है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास के प्रेरक शक्तियाँ हैं। ये कहते हैं जो आर्थिक शक्तियाँ होती हैं वही सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। चूँकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी अनुरूप बदलता रहता है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से चलती रहती है। अब यहाँ देखें, चूँकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, पदार्थों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः सामाजिक जीवन भी लगातार बदलता रहता है। और यह परिवर्तन किसके आधार पर होता है? तो वही द्वंद्ववाद के माध्यम से ये चलता रहता है। अगला देखें आप, विरोधी भाव का समन्वय। विरोधी भाव का समन्वय होता है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि विकास सदैव परस्पर विरोधी रूपों से होता है। आपके अनुसार द्वंद्ववाद के आधार पर वाद, प्रतिवाद और समन्वय में विचार न होकर पदार्थ हैं। विकास सदैव पदार्थ के अंतर्विरोधियों, मतभेदों के पारस्परिक संघर्षों के कारण होता है। अब ये जो कार्ल मार्क्स है ये मानते हैं कि विकास सदैव परस्पर विरोधी रूपों से होता है। द्वंद्ववाद के आधार में आप देखें तो पाते हैं कि वाद, प्रतिवाद और समन्वय में विचार नहीं है। विचारों में वाद, प्रतिवाद और समन्वय से जो है परिवर्तन नहीं होता, बल्कि पदार्थ का निर्माण करने वाले जो अंग हैं उन अंगों के आपसी अंतर्विरोध और मतभेद या पारस्परिक संघर्ष के कारण ही जो है समाज में परिवर्तन होता है। अगला देखिए, 5वां जो है, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति तो निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील, नवीन, परिवर्धित तथा परिमार्जित स्थिति है जिसमें कुछ चीज़ों का सदैव उद्भव और विकास होता रहता है, जो कुछ चीज़ों की अवनति और विनाश होता रहता है। सामान्य तौर पे आप देखें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में निरंतर गतिशीलता रहती है, परिवर्तनशीलता रहती है, नवीनता आती है, परिमार्जित या उन्नति होती रहती है। कुछ चीज़ें सदैव उद्भव होता रहता है, विकास होता रहता है, किसी का निर्माण होता रहता है तो किसी का विनाश होता रहता है, उन्नति होती रहती है। तो ये प्रक्रिया निरंतर प्रकृति में चलती रहती है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु या पदार्थ में गतिशीलता। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें बहाव है, गति है, निरंतरता होती है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अनुसार जो इन्होंने दिया है उसमें कहते हैं कि वस्तु स्थिर नहीं है, बल्कि इनमें निरंतर बहाव पाया जाता है, गतिशीलता पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है। अतः जड़ता या स्थिरता प्रकृति की दशा नहीं है। प्रकृति की जो विशेषता है वो जड़ता नहीं है, स्थिरता नहीं है, बल्कि परिवर्तनशीलता है। एंजल्स के अनुसार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार और प्रकृति में सब कुछ अस्थायी, गतिशील और परिवर्तनशील मानता है।
अब एंजल्स जो कार्ल मार्क्स के मित्र हैं वो कहते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो संसार और प्रकृति में सब कुछ अस्थायी मानता है, गतिशील मानता है, परिवर्तनशील मानता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन पदार्थ के आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो परिवर्तन होता है वो पदार्थ के आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है। अब यहाँ कुछ आलोचनाएं हैं, देख लें आप इसको, जो है टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आलोचनाएं। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हेगल के द्वंद्ववाद की तुलना में अधिक तार्किक और व्यवहारिक प्रतीत होता है, फिर भी विभिन्न आधारों पर इसकी आलोचना की गई है। प्रमुख आधार निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आप देखें, जो भी अध्ययन किया गया हेगल और कार्ल मार्क्स का, अध्ययन से लगता है कि जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद है वो हेगल के द्वंद्ववाद से कहीं अधिक तार्किक और व्यवहारिक है। फिर भी इनकी आलोचना हुई है, कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए आप देखें, यहाँ विचारों की उपेक्षा की गई। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विचारों की उपेक्षा करता है जो उचित प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें कि कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, विचारों की उपेक्षा करते हैं, जबकि विचार महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक परिवर्तन में, लेकिन यहाँ कार्ल मार्क्स ने पूर्ण रूप से उनकी अवहेलना की है। अगला देखें, भौतिकवाद का अत्यधिक बल या भौतिकवाद पर अत्यधिक बल। कार्ल मार्क्स ने केवल भौतिक तत्वों पर जोर दिया है। आपका मत है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। अब कार्ल मार्क्स भौतिक तत्वों को ही, जो है पदार्थों को ही विशेष महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि मानवीय चेतना जो होती है वो भौतिक तत्वों के अधीन होती है, या यूँ कह लें कि भौतिक तत्वों के आधार पर ही मानवीय चेतना का विकास होता है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला है। ये कहते हैं कि मानव जीवन में अगर भौतिक संतुष्टि है तो वो ये माना जाएगा कि वो मानसिक संतुष्टि की आधारशिला है और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। और ये कहते हैं कि यही जो भौतिक संतुष्टि है वही मानव जीवन का उत्तम लक्ष्य है। मार्क्स का यह मूल्यांकन अत्यंत ही संकुचित और त्रुटिपूर्ण लगता है। अब ये कहा जा सकता है कि भाई जो मार्क्स का चिंतन है वो बहुत ही संकुचित और बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास पैसा है तो वो उसको मानसिक संतुष्टि है, या पैसे से ही मानव जीवन का लक्ष्य जो है, आर्थिक कारकों से ही मानव जीवन का लक्ष्य जो है, मानव जीवन का लक्ष्य जो है आर्थिक कारक या पैसा ही कमाना उसका लक्ष्य है। तो ये कुछ आलोचनाएँ हैं उनकी। आगे देखें, तीसरी आलोचना देखें आप, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्पष्टता। तो यहाँ देखें, कार्ल मार्क्स द्वारा अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूर्ण और आवश्यक विवेचन न किए जाने के कारण इस पर अस्पष्टता का आरोप लगता है। अब याद है, कार्ल मार्क्स द्वारा अपना जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वो पूर्ण और आवश्यक विवेचना उसकी नहीं की गई है, जिसके कारण से इन पर आरोप लगता है। इस संबंध में वेपर का कथन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। ये कहते हैं कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है वो बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही अस्पष्ट है। अगला देखें हम, मानव का इतिहास केवल उत्थान की कहानी नहीं है। मानव का इतिहास केवल उत्थान की कहानी नहीं है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि इतिहास सदैव उन्नति की ओर बढ़ने वाली कहानी है। इतिहास क्या है कि हमेशा उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने की कहानी है, जबकि वास्तविकता यह है कि मानवीय इतिहास न केवल उत्थान बल्कि पतन की भी कहानी है। जबकि एक पहलू इसका इतिहास का ये भी है कि न केवल वो उत्थान होता है बल्कि इतिहास में पतन की भी कहानी उसमें निहित होती है, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स के द्वारा चर्चा नहीं की गई है अपने भौतिक द्वंद्ववाद में। तो ये आपका कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत रहा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।